वेलकम दोस्तों। आज जो चलिए एक साथ मिलकर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ लेते हैं, बाल गोविंद भगत का चैप्टर पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या ब्रह्म अनुष्ठान में कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि कोई वेशभूषा से ही कोई वो सन्यासी नहीं होता है। मतलब पहनाव से या फिर उससे कोई सन्यासी नहीं बन जाता है कि अगर केसरी रंग का कपड़ा पहन लिया, कुछ नहीं पहना तो वो सन्यासी हो गया। जो उसकी मानवीय जीवन होती है उसके बल पे लोग सन्यासी होते हैं, किस तरीके से वो जीते हैं। तो यहाँ पे लेखक जो है वो कह रहे हैं, लेखक को जो बाल गोविंद भगत हैं वो क्या लगते हैं, सन्यासी लगते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पे जो है आपको डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ओके, बाल गोविंद भगत, यहाँ पे देखिए बाल गोविंद भगत की बाल गोविंद भगत का रेखा चित्रण किया गया है। मतलब उनका पूरा रूपरेखा बताया गया है, वहाँ का रूपरेखा का वर्णन किया गया है, वो हम देखते हैं। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली और ऊपर से ओढ़ रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंद चंदन, जो नाक के छोर से ही औरतों की टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधते रहते। ऊपर की तस्वीर से यह माना जा सकता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, किंतु बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतों को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोला, खड़ा व्यवहार करते। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा करते। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतने बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में शौच करने नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मत से मतलब जब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो अनेक कंठ से निकलकर सजीव हो जाते हैं। आइए व्याख्या पढ़ते हैं उसका, क्या कहा जा रहा है ऊपर। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, फिर भी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बाल गोविंद भगत मझली कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर होने के कारण उनके बाल पक गए थे। कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी। जाड़े में काली कमली ओढ़ लेते थे, माथे पर रामानंद चंदन लगाते थे और गले में तुलसी का माला पहनते थे। बाल गोविंद साधु भी वे और गृहस्थ भी। उनका एक बेटा बहू और साथ में खेती बाड़ी था। परिवार वाले होते हुए वे साधु थे। कबीर को वे साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे। वे कभी झूठ ना बोलते, खरा व्यवहार करते थे।
बिना पूछे किसी का चीज़ नहीं लेते, यहाँ तक कि वे दूसरों के खेत में शौच भी नहीं करते। जो कुछ खेत में पैदा होता उसे अपने घर से 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में भेंट कर देते। जो प्रसाद के रूप में बचता उससे अपना गुजारा कर लेते थे। लेखक को उनके पद बड़े अच्छे लगते थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आते हैं। आसामगढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहा है, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें किलवा लेकर, किलवा मतलब होता है ब्रेकफास्ट या नाश्ता जो होता है, खाना होता है, लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पूर्वी चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह कहाँ, यह कौन, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा कीचड़ में लिठरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत पे बिठा रही है। मतलब जैसे धान हम लोग रोपते हैं, ऐसे लगाते हैं, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग में भेज रहा है, तो कुछ को नीचे पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ काँप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। लेखक, अब देखिए व्याख्या। लेखक उनके मधुर गान का मुग्ध कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कितना अच्छा वो गा रहे हैं, उसके बारे में लेखक जो है बता रहे हैं। कबीर के पद उनके कंठ से निकलते ही सजीव हो जा रहे हैं। आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच समूचा गांव धान की रोपाई कर रहा है। बाल गोविंद भगत खेत में रोपाई करते हुए अपने मधुर कंठ से शब्द गा रहे हैं। बच्चे, औरतें और हलवाहे सभी झूम उठते हैं। यह है उनके अलौकिक संगीत का जादू। भादों का वह अंधेरी रतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना है, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की तड़ बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजरिया दिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ, मतलब ये गाना दिया गया है उनका, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, उसी भरे बादलों और वाले बहादों की रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौध उठाने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका दें। यहाँ पे देखिए, अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के नीचे भिंडे पर अपनी खजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते। मैं शुरू से ही देर सोकर उठने वाला था, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाले भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दिमक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिनका लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बागीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्द का तांता लगा उठा। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि इतने सुसुर में आते, उत्तेजित हो उठते थे
कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारों की छाँव में भी उनके मस्तक में श्रमबिंदु जब तब चमक ही पड़ते। भादों में बादलों भरी आधी रात में वर्षा थम चुकी है। भगत की खजड़ी बज रही है, वे गा रहे हैं। उनके द्वारा गाया गया गाना सबको चौंका देता है। सारा संसार सोया, भगत का संगीत जाग रहा। अब देखिए व्याख्या यहाँ पे दिया है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा। कार्तिक के महीने में बाल गोविंद शीघ्र ही स्नान करते प्रभात फेरी पर निकल जाते। माघ के महीने में रक्त को जमाने वाली ठंडक पड़ती। वे अपने भजन में इतने मस्त हो जाते और उनके माथे पर पसीना आ जाता। अब देखिए अगला पढ़ते हैं। गर्मियों में उनकी संख्या कितनी उषम भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजरिया और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद कह जाते तो उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोतियों के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा होता कि बीच में खजड़ी बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके सभी साथी तन और मन नृत्यशला हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत में ओत-प्रोत हो जाता। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब वो गाना गाने लगते थे, मन, यहाँ देखिए ये मेन चीज़ है, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मतलब वो इतने मग्न हो जाते थे गाने में कि उनको पता ही नहीं चलता था, उनका शरीर जो है नाचने लगा, डांस वो कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता चलता था जब वो गाना गाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अलौकिक बेटा था वह, कुछ सुस्त और भोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा ही नज़र रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी ही सुबह सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधता बनकर भगत को कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेता है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढका रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों से ही कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिया है। फूल और तुलसी दिल भी सिरहाने एक चिराग जल रहा है और इसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत चलाए जा रहे हैं। वही पुरानी स्वर, वही पुरानी तल्लीनात। घर में पतोह रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोह के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेम से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय आया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया बाल गोविंद भगत की विशेषताएं आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग के घर में कोई मरता है तो हम लोग रोने लगते हैं, पर यहाँ देखिए वो इतने खुश हैं। मतलब वो दुनिया को समझ चुके हैं कि हाँ, जो आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई है। आप देखिए व्याख्या कर रहा है, उनकी संज्ञा के गीतों से गर्मियों की शाम की भी शीतल हो जाती। उनके आंगन में लोगों की भीड़ लग जाती। खजरिया और करतालों के साथ वे लोग भी भगत के स्वर में
भगत से स्वर मिलाते सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। बाल गोविंद का बेटा मंदबुद्ध और सुस्त था। उनकी बड़ी साध से शादी हुई। पुत्रवधू बड़ी सुशील मिली। उसने सारा घर प्रबंध संभाला। भगत का बेटा बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद स्वर्ग सिधार गया। आंगन में चटाई पर बेटे का शव रखा था। बाल गोविंद भगत मस्ती में गाए जा रहे थे। वे पुत्रवधू से रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, इससे बढ़कर आनंद की बात क्या होगी। बेटे के क्रियाक्रम से तूल नहीं, पतोह से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्योति श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई। पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा रही है, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतरनी आस्था नहीं रखते। जितना सत्म समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्या मांगे। अंततः वे घर से खाकर चलते तो घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते में खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी भी पी लेते। 4-5 दिन बाद आने जाने में लगते, किंतु वे लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वह दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन की संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ बताया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत की जो है मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे उसकी और व्याख्या की गई है। बेटे की श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही भगत ने पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसे अपने साथ ले जाने और उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। पुत्रवधू उनकी सेवा करना चाहती थी, किंतु उनका कहना था कि अभी वासनाओं पर काबू पाने की उम्र नहीं। बहू के हट पर उन्होंने कहा, तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बहू ने उनकी आज्ञा का पालन किया। ये था ये चैप्टर। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आप इसे ध्यान से पढ़ें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब बाल गोविंद भगत अजीब ही किस्म के आदमी थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।